electric field lines, these are the imaginary lines drawn to visualize the direction of, these are the imaginary lines drawn to visualize the direction of, drawn to visualize the direction, drawn to visualize the direction of electric field at a point in space, at a point in space, at a point in space. ठीक है बेटा, these are the imaginary lines drawn to visualize the direction of electric field at a point in space. ठीक है सर, अभी नहीं आएगा तो डायरेक्ट हो जाएगा सर। ठीक है सर, अभी आया नहीं सर। ठीक है ना। अब देखो जो अलग अलग, अच्छा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबने 10th में पढ़ा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तरह बच्चों अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ना है। तो अलग अलग चार्जेस का मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना के दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले लिखो बच्चों कि अगर एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज होगा, आइसोलेटेड, हाँ इसके अंदर अब लिखते जाओ, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज होगा, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसकी फील्ड लाइंस कैसे होगी? तो बेटा ऐसे प्लस होगा तो इसकी फील्ड लाइंस इस तरीके से होगी, इस तरीके से होगी। ये फील्ड लाइंस कैसे बनाई जाती है? तो बेटा 1 कूलम का चार्ज अगर रखेंगे तो इसी तरह मूव करेगा ना, तो बेटा इसकी फील्ड लाइंस ऐसे होगी। ये हम विजुअलाइज करते हैं कि 1 कूलम का चार्ज अगर रखे तो किस तरीके से मूव करेगा, उसके अकॉर्डिंग हम ये बनाते हैं। समझ में आ रहा है ना बेटा? जैसे यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज रखूंगा तो इधर मूव करेगा, यहाँ 1 कूलम का चार्ज रखूंगा तो इधर मूव करूंगा। क्यों बेटा? क्योंकि ये प्लस है और यहाँ पे भी 1 कूलम भी प्लस है, प्लस प्लस होगा तो रिपल करेगा ना, तो ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जस्ट शुरू करा है। दूसरा, हाँ बेटा ठीक है, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज। बेटा अगर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, तो उसकी फील्ड लाइंस कैसी होती है? आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस कैसे होती है? बेटा आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस अंदर की तरफ, इनवर्ड। इनवर्ड क्यों होती है बेटा? अगर +1 कूलम आप रखोगे तो अंदर की तरफ ही आएगा ना, अट्रैक्शन होगा ना बेटा, इसकी फील्ड लाइंस कैसी होगी? इनवर्ड होगी, इसकी फील्ड लाइंस इनवर्ड होगी। ठीक है ना। तो अगर प्लस चार्ज होगा तो इसकी फील्ड लाइंस आउटवर्ड होगी। बेटा इसको याद रखो, ये कैसे ड्रॉ हुआ है, तो 1 कूलम विजुअलाइज करो इसको। 1 कूलम का अगर चार्ज यहाँ पे रखूंगा तो इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। बेटा यहाँ पे अगर 1 कूलम का चार्ज रखूंगा तो वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनडायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। अब अगला बेटा, अगर मान लो तीसरा, बेटा प्लस माइनस दोनों पेयर हो, जैसे ये प्लस हो और ये माइनस हो बेटा, अब क्या होगा? तो देखो प्लस से फील्ड लाइंस निकलेगी और माइनस पे टर्मिनेट करेगी बेटा। प्लस से फील्ड लाइंस निकलेगी और माइनस में टर्मिनेट करेगी। ठीक है ना। प्लस से फील्ड लाइंस निकलेगी और माइनस में टर्मिनेट करेगी बेटा। ठीक है ना बेटा। जब प्लस माइनस होगा तो प्लस से निकलेगी और माइनस में टर्मिनेट करेगी फील्ड लाइंस। तो बेटा देखो यहां पे अगर आपको किसी पॉइंट पे कोई पूछता है, जैसे मुझसे कोई पूछे कि इस पॉइंट पे बेटा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? जैसे मान लो ये पॉइंट ए है, तो बेटा इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में होगा, ये जो होगा वो इधर होगा। तो बेटा जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पूछा जाए, वहां पे उस पॉइंट पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो जो उस पॉइंट पे टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। समझ में आ रहा है बेटा? जैसे मुझसे कोई पूछे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, तो बेटा मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। जैसे मान लो पॉइंट बी है बेटा, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो इस तरह से जाएगा, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा बेटा। समझ में आ रहा है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसे जब कर्व लाइन होगी तो उस समय बेटा आपको टेंजेंट ड्रॉ करके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को देखना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पे +1 कूलम रखा जाएगा तो किधर मूव करेगा बेटा, वो उसका डायरेक्शन बताता है। तो यहाँ पे +1 कूलम रखा जाएगा तो इधर मूव करेगा, यहाँ पे +1 कूलम रखा जाएगा तो इधर मूव करेगा। समझ में आ रहा है ना? अब बच्चों अगला, अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हो, तो पहले दोनों पॉजिटिव का देखो। चौथा केस बेटा, अगर फील्ड लाइंस दोनों की दोनों प्लस हो, दोनों की दोनों प्लस हो, तो बेटा देखो इनकी फील्ड लाइंस इस तरीके से ऊपर जाएगी,
अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है। इस तरह से फील्ड लाइंस इनकी क्या होगी, ऊपर जाएगी इस तरीके से और नीचे, ठीक है ना। दोनों तरफ ऐसे बना सकते हो, इधर भी और इधर भी, ठीक है। ये इनकी फील्ड लाइंस होगी जब दोनों प्लस होंगी। अच्छा बच्चों, दोनों माइनस होगी तो इनमें क्या डिफरेंस होगा, बस एरो अंदर आ जाएगा। तो मैं बना नहीं रहा, जगह छोड़ के खुद बना लेना, बना लो इसको, बना लो, उन दोनों को बना लो। और बच्चों दोनों माइनस होगा, मैं बना नहीं रहा, जगह छोड़ के खुद बना लेना, ठीक है बेटा। एरो का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा बेटा, दोनों अगर माइनस रहेगा तो एरो का डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाएगा, एरो का डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाएगा अगर दोनों माइनस रहेगा। दोनों प्लस रहने पे ऊपर, दोनों माइनस रहने पे नीचे, ठीक है। किसी को कोई डाउट होगा पूछ लेंगे, वैसे बहुत आसान टॉपिक है। इसमें बस आपको फील्ड लाइंस याद रखना होता है कि कैसी, अगर प्लस रहेगा तो क्या होगा, माइनस रहेगा तो क्या होगा, प्लस माइनस रहेगा तो क्या होगा, ठीक है ना। ये बहुत आसान सा टॉपिक है, इसको याद रखना बच्चों, ठीक है, डन। और यहाँ पे बच्चों किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है, तो जैसे बच्चों इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो। तो जो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक टेंजेंट का डायरेक्शन होगा, वही इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो इनडायरेक्टली बेटा अगर आपको फील्ड लाइंस गिवन है, तो उस फील्ड लाइंस पे आपको किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है, तो बेटा उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो। जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है बच्चों, डन। चलो अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज लिखते हैं इसका। तो लिखो बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस। इसके ऊपर क्वेश्चन इस बार भी आया था, ये प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस के ऊपर क्वेश्चन अब की बार भी आया था, मैं बताऊंगा आपको। प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक है बेटा। तो इसके ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, बोर्ड इसके ऊपर हमेशा एक न एक असर्शन रीजन एमसीक्यू तैयार रखता है, ठीक है ना। तो इससे पहला लिखिए, पहला लिखिए बच्चों, पॉइंट्स बना के लिखते चलेंगे। दे ऑलवेज इमर्ज फ्रॉम, they always emerge from positive charge, they always emerge from positive charge and terminate at negative charge, they always emerge from positive charge and terminate at negative charge, ठीक है ना। लिखो अगला इसके बाद बेटा, अरे बातें समझ में आ रहा है ना, बंद कर दो ना। they always emerge from positive charge and terminate at negative charge, ठीक है। इधर ध्यान दो, पीछे देखो बच्चों, पीछे पीछे वाली स्लाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस चार्ज से इमर्ज होती है और नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होती है ना। तो हम कहते हैं बेटा प्लस चार्ज एक्ट एज ए सोर्स एंड माइनस चार्ज एक्ट एज ए सिंक। सिंक मतलब जिसमें डूबता है चीज, है ना। तो प्लस चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सोर्स होता है, और माइनस चार्ज क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सिंक होता है, जहां पे सारी फील्ड लाइंस सिंक हो जाए, डूब जाए, ठीक है ना। तो इसीलिए हम कह रहे हैं यहां पे देखो बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज, ऑलवेज इमर्ज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। ऑलवेज वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों जैसे अगर अकेला चार्ज हो, अभी लिखवाऊंगा इसके अंदर पॉइंट्स बेटा, जब क्वेश्चन है कि जैसे मैंने कह दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज इमर्ज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, तो जब अकेला चार्ज होगा तो नेगेटिव चार्ज तो है ही नहीं, तब हमने फील्ड लाइंस ऐसे बनाया था ना। तो बेटा नेगेटिव चार्ज तो है ही नहीं यहाँ, तो हम इस केस में मानते हैं बेटा कि इसका जो नेगेटिव पेयर है वो इंफिनिटी पेयर, अभी भी इस बात को सही मानते हैं कि ऑलवेज इमर्ज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। तो बेटा अगर ये प्लस है, अगर ये प्लस है तो इसका काउंटर माइनस वाला पॉइंट कहां पे मानेंगे, इंफिनिटी पे। तो लिखो इसी को इसी लाइन में लिखना, इसी में, इन केस ऑफ आइसोलेटेड चार्ज, इन केस ऑफ आइसोलेटेड चार्ज, बच्चों पहले वाले पॉइंट के अंदर ही है, इन केस ऑफ आइसोलेटेड चार्ज, इन केस ऑफ आइसोलेटेड चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, in case of isolated charge electric field lines either originate, in case of isolated charge electric field lines either originate or terminate, in case of isolated charge electric field lines either originate
और टर्मिनेट फ्रॉम इंफिनिटी, ठीक है बेटा। अब इसका मतलब भी समझा देता हूं। देखो, जब अकेला चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या तो इंफिनिटी पे टर्मिनेट होंगी या तो इंफिनिटी से ओरिजिनेट होंगी। तो बेटा जब यहां प्लस दिख रहा है तो ये टर्मिनेट कहां पे मानूंगा हो रही है, इंफिनिटी पे। ये नीचे जाके कहां पे टर्मिनेट हो रही है बेटा, इंफिनिटी पे। तो अगर प्लस चार्ज होगा तो हम टर्मिनेशन कहां पे मानेंगे इसका, इंफिनिटी पे। यानी मैं बताया ना कि इसका नेगेटिव वाला पार्ट हम कहां मानेंगे, इंफिनिटी पे। लेकिन बेटा अगर माइनस चार्ज है तो ये फील्ड लाइन जैसे इसके अंदर आएगी, तो ये फील्ड लाइन जो अंदर आ रही है ओरिजिनेट कहां से हो रही है, इंफिनिटी से। यानी इसका जो प्लस वाला काउंटर पार्ट होगा वो कहां पे होगा, इंफिनिटी पे। मतलब ये थंब रूल है कि बेटा अगर प्लस से निकलेगा तो माइनस में टर्मिनेट होगा। अगर अकेला चार्ज बचेगा तो उसका जो काउंटर वाला पार्ट है हम मान लेंगे कहां पे है, इंफिनिटी पे। ठीक है ना बच्चों। देखो एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बता रहा हूं, बोर्ड इस लेवल तक तो नहीं जाएगा। जैसे मान लो प्लस चार्ज है 10 माइक्रोकूलम का, समझने के लिए बता रहा हूं बच्चों, और माइनस चार्ज भी है 10 माइक्रोकूलम का, दोनों पास पास है। माइक्रोकूलम बेटा पता है ना, छोटा 10⁻⁻�6। तो बेटा इसके अंदर से समझने के लिए बस बता रहा हूं, 100 लाइंस निकलेंगी तो इसके अंदर 100 लाइंस टर्मिनेट भी करेंगी। समझने के लिए बता रहा हूं कि अगर इससे 100 निकली है तो इसके अंदर 100 जाएंगी। समझ में आ रहा है ना बेटा, पूरी की पूरी उसी के अंदर टर्मिनेट होगी। लेकिन अगर मान लो ये 10 माइक्रोकूलम भी रहा और बेटा इधर आपने -8 माइक्रोकूलम कर दिया, अब क्या होगा, अब इसके अंदर से 100 लाइंस निकली, क्या इसके अंदर 100 लाइंस टर्मिनेट करेंगी, नहीं। तो बच्चों इसके अंदर केवल 80 लाइंस टर्मिनेट करेंगे। समझ में आया ना। तो बाकी जो 20 लाइंस है वो कहां टर्मिनेट करेंगे, इंफिनिटी पे। समझ में आया ना बेटा। जैसे अगर बराबर बराबर चार्ज हुआ तो जितना निकलेगा उतना इधर ही टर्मिनेट कर जाएगा, लेकिन अगर बराबर नहीं हुआ तो 8 के बराबर तो यही टर्मिनेट कर जाएगी, लेकिन जो 2 कूलम का एक्स्ट्रा बच गया वो इंफिनिटी पे जाके टर्मिनेट करेगा। ठीक है ना। तो बेटा अनइक्वल चार्ज होने पे जो बचा हुआ रहता है वो इंफिनिटी पे टर्मिनेट करता है। मैं ऐसे बता दिया, ये ऐसे आपको सीबीएसई नहीं पूछता है, ऐसे सीबीएसई में बराबर बराबर वाला ही ज्यादातर आपको चांस रहता है। ठीक है ना, बस ऐसे बताया था उसको। अगला लिखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वाली प्रॉपर्टी बच्चों, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। बेटा अगर इन्होंने इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है ना, तो ये ड्राइंग बना देना, जब पूछे रीजन पूछे वाई, तो बेटा मान लिया इंटरसेक्ट कर दिया, तो बेटा इंटरसेक्ट कर दिया तो इस पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मैं 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, एक इस वाले कर्व पे और एक इस वाले कर्व पे। बच्चों कर सकता हूं कि नहीं। तो यानी इस पॉइंट पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उस पे 2 डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 डायरेक्शन हो गया। यानी एक ही पॉइंट पे अगर 1 कूलम चार्ज रखा जाए तो उसको इधर भी जाना होगा और इधर भी जाना होगा, जो कि संभव नहीं है, वो तो एक ही तरफ जाएगा ना बेटा, तो यानी इंटरसेक्शन संभव नहीं है। तो इसको बना लो, फिर नीचे रीजन लिखवाता हूं, ये बना लो फिर इसका रीजन लिखवाता हूं, उसी पॉइंट के नीचे ड्राइंग बना लो। तो ये रीजन भी पूछता है कि नहीं इंटरसेक्ट करती है तो बताओ, लेकिन क्यों नहीं करती। देखो देखो बच्चों रीजन लिखो, इफ दे इंटरसेक्ट, if they intersect, if they intersect then there will be 2 direction, if they intersect then there will be 2 direction of electric field, if they intersect then there will be 2 direction of electric field at the point of intersection, if they intersect then there will be 2 direction of electric field at the point of intersection, which is not possible, which is not possible. If they intersect then there will be 2 direction of electric field at the point of intersection, which is not possible. समझ आया ना बेटा। ये ड्राइंग बना के नीचे लिख देना कि अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे 2 टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा, यानी 2 डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। ठीक है ना बच्चों। थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट बच्चों, the density of field lines,
द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। हाँ, प्रॉपर्टीज में लिखते चलो। अभी तक पहला प्रॉपर्टी क्या बताया था बच्चों कि टर्मिनेट करती है इन्फिनिटी पे, दूसरा बताया क्या कि नेवर इंटरसेक्ट वाला है, दो ही बताया ना अभी तक। हाँ, तीसरा कौन सा बता दिया? टर्मिनेट एंड नेगेटिव चार्ज पहला हुआ, तो इफ उसके उसी के अंदर दूसरा था कि इन केस ऑफ आइसोलेटेड चार्ज, वो उसी के अंदर था। तीसरा वाला मैंने क्या, तीसरा वाला भी नहीं बताया। देखो ना, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस is directly proportional to density of field lines is directly proportional to the strength of electric field. Density of field lines is directly proportional to the strength of electric field. Density of field lines is directly proportional to the strength of electric field. Density of field lines is directly proportional to the strength of electric field. सुनो बच्चों ध्यान से एकदम, जैसे मान लो कि बेटा इस तरह से डाइवर्जिंग फील्ड है, डाइवर्जिंग फील्ड है मतलब फील्ड लाइन जैसे फैल रही है, ठीक है ना बच्चों। तो इसमें मैं 3 पॉइंट लेता हूं बेटा, एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां। तो बच्चों ये डाइवर्ज कर रही है, तो यहां पे फील्ड लाइन सबसे दूर दूर है, यहां पे फील्ड लाइंस थोड़ी पास है, यहां पे बहुत ज्यादा पास है। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए विल बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी विल बी ग्रेटर देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। तो जहां पे फील्ड लाइंस पास पास होंगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। जहां पे फील्ड लाइंस पास पास होंगी बेटा, वहां पे ये ड्राइंग बना लो, तुम्हें समझ में आएगा। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखो 3 फील्ड लाइंस ही है लेकिन ये पास पास है यहाँ पे, तो यहाँ पे ई की वैल्यू ज्यादा होगी। यहाँ 3 फील्ड लाइंस है लेकिन दूर दूर है, तो यहाँ पे ई की वैल्यू कम होगी, ठीक है ना। तो ई जब पास पास फील्ड लाइंस होगी तो ई की वैल्यू ज्यादा होगी बच्चों, जब दूर दूर फील्ड लाइंस होगी तो ई की वैल्यू कम होगी, ठीक है ना। डायग्राम से भी बस यहाँ पे एक और बात हो गया, ये कर लिया। देखो बेटा यहाँ पास पास है ना फील्ड लाइन, नीली लाइन है लेकिन पास पास है, पास पास है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा है। यहाँ पे थोड़ी दूर हो गई है तो थोड़ा उससे ज्यादा है, थोड़ा उससे कम है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ है ना बेटा, यानी जितना पास पास होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, और जितना दूर दूर फील्ड लाइंस होगी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। बच्चों पीछे के ड्राइंग्स में अगर आप देखोगे ना तो आपको यहां से गेस कर सकते हो इन सब डायग्राम में। तो देखो यहाँ पे फील्ड लाइंस पास पास है ना, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी। यहाँ पे फील्ड लाइंस दूर दूर है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी बेटा, कम होगी, लो होगी, ठीक है ना। उसे भी आप समझ सकते हो। चलो बच्चों अब इसमें देखो एक बात सबको याद रखना है, फिर से बता रहा हूं, इसी के अंदर लिखना है, इसी पॉइंट के अंदर, कि अगर बच्चों बोलेगा, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि ड्रॉ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक नंबर में ड्रॉ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, ड्रॉ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ड्रॉ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, ये ड्रॉ करना है बच्चों। जब ऐसा बोले तो आप कैसे ड्रॉ करोगे, तो इसका क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या है बच्चों ड्रॉ करने का, तो पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट लाइन। पैरेलल तो होनी चाहिए लेकिन उनके बीच में जो स्पेसिंग होना चाहिए वो भी इक्वल होना चाहिए। अगर स्पेसिंग अलग अलग हो गया, ये देखो बच्चों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो मैंने अभी बनाया है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म क्यों है बेटा, कहीं हर जगह इसकी स्पेसिंग सेम है तो हर जगह ई की वैल्यू सेम होगी। जहां स्पेसिंग कम हो जाएगी वहां ई बढ़ जाएगा, जहां स्पेसिंग बढ़ जाएगी वहां ई कम हो जाएगा। लेकिन हमसे तो बोला गया कि हर जगह ई की वैल्यू सेम रहनी चाहिए, तो बेटा आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ही होती है। तो बच्चों ये यूनिफॉर्म ई है, जब ऐसे आपको ड्राइंग मिले तो आप याद रखना ये यूनिफॉर्म ई है। यूनिफॉर्म ई का मतलब है हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी बच्चों, सेम हो। कोई भी पॉइंट हो, यहाँ वाला पॉइंट हो, जितनी वैल्यू होगी उतनी यहाँ होगी, उतनी यहाँ होगी, उतनी कहीं भी ले लो, ठीक है ना। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, फील्ड लाइंस का एग्जांपल है, समझ में आ रहा है। कोई डाउट है तो पूछ लेना। अगला, हाँ 4th पॉइंट, ये वाला क्वेश्चन अब की बार के पेपर में आया था बेटा, अब की बार के पेपर में क्वेश्चन आया था और मैं आपको बता दूंगा। अब की बार के क्वेश्चन में लिखो, दे नेवर फॉर्म क्लोज लूप, असर्शन रीजन में आया था अब की बार, दे नेवर फॉर्म क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाते, दे नेवर फॉर्म क्लोज लूप, ठीक है ना। रीजन यहां पे इसका असर्शन में ये था, रीजन में, रीजन इसका क्या है, तो बच्चों रीजन इसका लिखो बिकॉज, इसी का आगे लिख लो, बिकॉज
इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड। बच्चों ये नाम वर्ड यूज किया था कंजर्वेटिव, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड। अब देखो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है, थोड़ा सा 11th में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो दोबारा पढ़ाएंगे, जो अगला चैप्टर है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो उसके अंदर पढ़ना है। लेकिन अभी के लिए बस याद रख लो कि कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है, ठीक ना, उसको एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो अलग से टॉपिक है। अभी के लिए बस याद रख लो इसका आंसर क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक नहीं बनाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड है। कंजर्वेटिव फील्ड में क्लोज लाइन नहीं बनता है बेटा, ठीक है ना, नॉन कंजर्वेटिव में बनता है, बस इतना याद रखो, ठीक है ना। तो ये 4 प्रॉपर्टीज। हाँ, लूप मतलब बच्चों क्लोज पाथ, मतलब कभी भी ये देखो फील्ड लाइंस ऐसे नहीं मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी, बंद नहीं मिलेगी। क्लोज लूप का मतलब बंद नहीं, हमेशा देखो जब प्लस से निकली तो माइनस पे आके खत्म हो गई ना, क्लोज कहां बनी। ऐसा आपने कहीं देखा कि ये ऐसे बना रही हो, या ऐसा कहीं सर्कल बना रही हो, या स्क्वायर या रेक्टेंगल कुछ बना रही हो, नहीं बनाएगी। तो ये कभी भी एक क्लोज लूप नहीं बनाती है, ठीक है ना बच्चों, कभी भी एक क्लोज लूप नहीं बना, मतलब इसको बिना पेन उठाए आप ड्रॉ नहीं कर सकते, अगर क्लोज लूप नहीं बना सकते आप इससे इनडायरेक्टली आप ये हो गया बच्चों। देखो एक पॉइंट और होता है, हालांकि वो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं, ठीक है ना। पांचवा बच्चों, पांचवा, फिफ्थ वन, किसका फोन बज रहा है, फिफ्थ वन लिखो बच्चों, क्रॉस लगा देना इसके ऊपर, पहले ही बोल रहा हूं, हाँ, मतलब क्रॉस लगा देना इन द सेंस कि सीबीएसई के सिलेबस में अभी तो नहीं है, लेकिन मैं लिखवा रहा हूं, पढ़ लेना इसको, ठीक है ना। देखो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, number of field lines, number of field lines is directly proportional, number of field lines is directly proportional to the magnitude of charge, number of field lines is directly proportional to the magnitude of charge, number of field lines is directly proportional to the magnitude of charge। जैसे बच्चों अभी आपको बताया कि अगर 10 माइक्रोकूलम है तो मान लो 100 फील्ड लाइंस निकल रही है, तो 8 माइक्रोकूलम होगा तो कितना निकलेगा, 80। तो जैसे अगर आपसे क्वेश्चन है ना, समझ में आ रहा है बच्चों, अभी देख लो, जैसे मैं बोलूंगा एक चार्ज Q1 है और उसमें फील्ड लाइंस मैंने बेटा ऐसे बनाया, ऐसे फील्ड लाइंस बनाया, चारों तरफ बना दिया इस तरह से, ठीक है ना। और एक फील्ड लाइन, एक मैंने चार्ज लिया Q2 और उसमें केवल बेटा 3 बनाया, ठीक है ना। तो मैं बोलूंगा किसका मैग्नीट्यूड, किस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो Q1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। जिससे ज्यादा फील्ड लाइंस डायग्राम में निकल रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, उस चार्ज की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी डायरेक्टली, मतलब जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा फील्ड लाइंस उससे इमर्ज करेंगे। ये बात आपको याद रखनी है, ये छोटा सा पॉइंट था, वैसे समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस में। चलो बच्चों अब हम पढ़ेंगे डाइपोल। उससे पहले हम 3 तरह की डेंसिटी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तुम लोग क्या होगा, अरे यार तुम लोग कैसी बात करते हो, ये कहां से है जी, हाँ हाँ है, ठीक है। इधर देखो बच्चों, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हेडिंग डालो, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, 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 ठीक है ना बच्चों। देखो सीबीएसई में इसका बस इंट्रो टाइप का है, बाकी ये टॉपिक और जाके आगे खुलता है जेई वगैरह में, जेई वगैरह में, नीट वगैरह में ये टॉपिक खुल के आता है, सीबीएसई में बस इसका इंट्रो है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं इसको। तो बच्चों देखो 3 तरह का, जैसे बच्चों हमने पढ़ा है कूलम्स लॉ किसके लिए अप्लाई होता है, पॉइंट चार्ज के लिए, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। लेकिन बेटा हर जगह हमें पॉइंट चार्ज नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जैसे बेटा चार्ज कहां कहां हो सकता है, चार्ज या तो 1D ऑब्जेक्ट पे हो सकता है, 1D ऑब्जेक्ट मतलब जिसके अंदर लेंथ हो, जैसे कि रॉड, केवल लेंथ, मतलब लेंथ हो मतलब क्या है, तो उसका लेंथ जो है इतना बड़ा है कि बाकी डायमेंशन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि रॉड। और चार्ज कहां हो सकता है, और चार्ज हो सकता है बच्चों 2D ऑब्जेक्ट, जैसे प्लेट पे हो सकता है, ठीक है ना, डिस्क पे हो सकता है, 2D ऑब्जेक्ट, 2D मतलब जैसे सर्कल, रेक्टेंगल, ये सब क्या है 2D है।
और चार्ज कहाँ हो सकता है? क्यूब पे हो सकता है, क्यूबॉइड पे हो सकता है, स्फेयर पे हो सकता है। ये सब कैसे हैं? 3D है। तो तीन तरह के ऑब्जेक्ट है, 1D 2D और 3D। तो बच्चों तीन तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हम पढ़ते हैं, तीन तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो बच्चों, इसमें कुछ कुछ टर्म मैं बताऊंगा, वो हम लोग यहाँ पे यूज तो नहीं करेंगे सीबीएसई के लिए, वो जेई वगैरह के लिए ज्यादा यूज होता है। सबसे पहला देखो, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना बच्चों? इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। बेटा जैसे मान लो एल लेंथ का कोई रॉड है, इसका लेंथ एल है बेटा, इसके ऊपर अगर क्यू चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा, क्यू चार्ज इसके ऊपर फैला हुआ है, तो हम ये निकालना चाहते हैं कि इसके यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज होगा। हम ये निकालना चाहते हैं कि इसके यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज होगा। तो बेटा एल लेंथ पे चार्ज कितना है? क्यू। तो यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज होगा बताओ? क्यू बाई एल। तो बेटा यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज होगा? क्यू बाई एल। तो इसी क्यू बाई एल को हम क्या कहते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब कि यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है। डायग्राम में बेटा एक रॉड है, उस रॉड पे प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बेटा उसके एक यूनिट लेंथ पे, ये एल लेंथ है टोटल रॉड का, तो उसके एक यूनिट लेंथ पे जो चार्ज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो उसके यूनिट लेंथ पे चार्ज होता है। बेटा यूनिट लेंथ पे हम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि अगर हमें यूनिट लेंथ पे पता होगा, अगर जैसे बच्चों आपको एक मैंगो का दाम पता है, एक आम का दाम पता है, तो आप 5 आम, 20 आम, 30 आम, किसी भी आम का दाम निकाल सकते हो ना। तो बच्चों अगर आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है, तो आप कितने भी लेंथ पे चार्ज निकाल सकते हो। बेटा एक लेंथ पे कितना चार्ज है, आपको 1 मीटर पे कितना चार्ज है पता चल जाए, तो 10 मीटर पे कितना होगा बता दोगे ना? 10 इंटू लैम्डा, ठीक है ना? इसीलिए हम लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं। इसका यूज हम करेंगे गॉस लॉ में, जब गॉस लॉ आपको पढ़ाऊंगा तब इसको याद करेंगे। बच्चों इसकी यूनिट बता देना, यूनिट बता दो फटाफट। लैम्डा की यूनिट क्या होगी? कूलम पर मीटर बेटा, तो इसकी यूनिट होगी कूलम पर मीटर। ठीक है बच्चों, अगले चलो, नेक्स्ट चले, नेक्स्ट बच्चों, ठीक है अगला लिखो, दूसरा लिखो बच्चों। अब देखो ये चार्ज 1D ऑब्जेक्ट पे था, जैसे रॉड वगैरह पे था। अब दूसरा चार्ज किस पे होगा? 2D ऑब्जेक्ट पे, जैसे रेक्टेंगल पे, जैसे सर्कल पे, जैसे डिस्क पे, ठीक है ना, प्लेट, ये सब चीजें। तो उस समय हम डिफाइन करते हैं बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको बेटा मैं सिग्मा से डिनोट कर रहा हूं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको किससे डिनोट कर रहा हूं? सिग्मा से। सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको सिग्मा से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है बेटा? तो जैसे मान लो ये कोई रेक्टेंगुलर प्लेट है, इसके ऊपर बेटा प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके पूरे एरिया पे प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरह से। तो बेटा इसका एरिया मान लेते हैं ए है, इसका एरिया मान लेता हूं मैं ए है, और इस पे जो टोटल चार्ज है बेटा वो कैपिटल क्यू है। टोटल चार्ज जो है बेटा इसके ऊपर कितना है? कैपिटल क्यू, और एरिया कितना है बेटा? ए है। तो यहां पे देखो मुझे क्या निकालना है कि इसके यूनिट एरिया पर कितना चार्ज होगा, इसके यूनिट एरिया पे कितना चार्ज होगा। तो बच्चों इसके ए एरिया पे कितना चार्ज है बताना? क्यू। तो इसके यूनिट एरिया पे कितना चार्ज होगा? क्यू अपॉन ए। तो बेटा इसके यूनिट एरिया पे चार्ज कितना होगा? क्यू अपॉन ए। इस क्यू अपॉन ए को ही हम क्या कह दे रहे हैं बेटा? सिग्मा। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए, यूनिट खुद लिख लेना, कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। बस समझदार, तुम कितने समझदार बताओ, मेरे को पढ़ाने को भी नहीं, हाँ, मेरे को पढ़ाने की जरूरत नहीं, तुम्हें सब पता है। ठीक है बच्चों, चले आगे, तीसरा फटाफट बना लो फिर आगे बढ़ते। कूलम पर मीटर, बच्चों ये क्या बताता है कि यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है, यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है। ठीक है बेटा, चलो आगे चलो, चलो अब तीसरा लिखो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बच्चों इसको रो से डिनोट करेंगे,
वो जो डेंसिटी वाला रो होता है ना, उससे डिनोट करेंगे। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो से डिनोट करेंगे। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसको रो से डिनोट करेंगे। ठीक है बेटा। तो अब की बार स्फेयर ले लेते हैं। ये एक स्फेयर है। इस स्फेयर के अंदर टोटल बेटा मान लो प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका टोटल वॉल्यूम जो है बेटा आपकी बार v है। मान लिया मैंने कि वॉल्यूम v है और इसके ऊपर जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके पूरे वॉल्यूम के अंदर जो चार्ज अंदर से लेके बाहर तक डिस्ट्रीब्यूटेड फैला हुआ है वो q है बेटा। तो वही पुराना लॉजिक बेटा, अगर हम लोग निकालना चाहते हैं कि यूनिट वॉल्यूम पे कितना चार्ज होगा, हम ये निकालना चाहते हैं, तो बेटा v वॉल्यूम पे चार्ज कितना होगा q। तो बेटा एक वॉल्यूम पे चार्ज कितना होगा q बाई वी। तो बेटा q बाई वी को क्या लिख सकते हैं हम, रो लिख सकते हैं बेटा। जैसे मैंने अगर स्फीयर लिया है, हाँ, इसका यूनिट क्या होगा बेटा, कूलम पर मीटर क्यूब। जैसे बेटा मैंने स्फीयर लिया है तो मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला भी पुट कर सकता हूँ, 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन अभी जनरल है तो मैं छोड़ रहा हूँ ऐसे ही, क्योंकि किसी के लिए भी हो सकता है, अभी तो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। बाकी अगर आगे केसेस आएंगे तो मैं v की जगह 4/3 पाई आर क्यूब भी डाल सकता हूँ, क्योंकि जो स्फीयर का वॉल्यूम होता है। ठीक है बच्चों, अगला लिखो। ठीक है, चले आगे। मैं देख रहा हूं, बस डाइपोल इंट्रोड्यूस करके चलेंगे। डाइपोल इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, बस डाइपोल। मैं देख रहा हूं तुम लोगों की मनोदशा में देख रहा हूं। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल लिखो। देखो, इट इज द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। It is a system of two equal and opposite charges separated by two equal and opposite charges separated by some distance. Separated by some distance. It is a system of two equal and opposite charges separated by some distance. ठीक है बेटा। अब देखो डाइपोल कहते किसको हैं, तो डाइपोल कहते हैं बेटा कि जब दो इक्वल और अपोजिट चार्ज, जैसे मान लो ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, तो दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है ना, तो बेटा अगर ये कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो ये क्या फॉर्म करते हैं, डाइपोल। ये क्या फॉर्म करते हैं बेटा, डाइपोल। इस सिस्टम का नाम क्या है, डाइपोल। डाइपोल आप किसी को कब कहेंगे, जब दो इक्वल चार्ज हो एंड अपोजिट हो, जैसे एक प्लस क्यू हो तो एक माइनस क्यू हो, और दोनों के बीच में कुछ गैप हो, तो उस सिस्टम को आप नाम क्या देंगे, डाइपोल। ठीक है ना बेटा। तो इसका लेंथ अगर इनके बीच में मान लो सेपरेशन एल है, बच्चों इसमें लिख लेना एक डेफिनेशन में, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डाइपोल इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना। इनके बीच में अगर डिस्टेंस ये है बेटा, तो डाइपोल का वेक्टर क्या लिखते हैं बेटा, तो डाइपोल का वेक्टर जो होता है उसको p से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। डाइपोल वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाई p। अब ये वेक्टर है बेटा, तो इसका पहले देखो, एक वेक्टर में दो चीज होता है बच्चों, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। ठीक है ना बेटा। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्ज। कोई भी एक चार्ज ले लो, उसका मैग्नीट्यूड, जैसे प्लस क्यू माइनस क्यू तो प्लस क्यू ले लो और इंटू एल कर दो, तो बेटा ये क्या हो जाता है, डाइपोल का फॉर्मूला हो जाता है, क्यू इंटू एल। ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाता है। हाँ, तो कोई भी प्लस लेना है, प्लस लेना है आपको। ठीक है ना, प्लस इंटू एल। अब बच्चों इसका डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए मैंने लिख दिया पी कैप। डायरेक्शन कौन बताता है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन मैंने क्या रख दिया, पी कैप। पी के ऊपर कैप लगा दिया। अब बच्चों जैसे आई कैप आपने पढ़ा है, तो आई कैप क्या होता है, एक्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जे कैप किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, वाई के। तो उसी तरह ये पी कैप किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो याद रखना बच्चों, ये पी कैप जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है वो माइनस से प्लस को, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये पी कैप डायरेक्शन जो होता है वो माइनस क्यू टू प्लस क्यू, माइनस क्यू टू प्लस क्यू। मतलब इस डाइपोल का डायरेक्शन क्या है, मुझसे कोई पूछे तो ये डाइपोल का डायरेक्शन ऐसा है बच्चों। इसको हम अगर जैसे एरो से आप रिप्रेजेंट करते हैं ना वेक्टर को, तो बेटा ये वेक्टर ऐसे बनेगा।
इसका एरो इधर आएगा, मतलब इसका डायरेक्शन इधर माना जाएगा, माइनस से प्लस माना जाएगा। डाइपोल का डायरेक्शन कहां से कहां माना जाता है, -2 प्लस। बेटा डायरेक्शन हमेशा डाइपोल का -2 प्लस होता है बच्चों, ये हमेशा याद रखना। और वही पी कैप का भी डायरेक्शन हम कहते हैं। हाँ, Q इंटू एल मैग्नीट्यूड। जैसे बेटा कोई वेक्टर ए है तो ए वेक्टर के अंदर क्या होता है, मॉड ए इंटू ए कैप। एक उसका मैग्नीट्यूड होता है, एक उसका डायरेक्शन होता है। तो ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया और ये उसका डायरेक्शन हो गया। स्कूल में 2a करके बता रहे होंगे, 2a या 2l करके, वो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आगे जब हम डेराइवेशन करेंगे ना, तो हम क्योंकि सारा डिस्टेंस बीच से मेजर करते हैं, तो आगे जब डेराइवेशन कराऊंगा मैं भी, तो डेराइवेशन करते समय क्योंकि सारा डिस्टेंस हम बीच से मेजर करते हैं, इसी वजह से बच्चों इसको a मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, तो टोटल डिस्टेंस इनके बीच में कितना हो जाता है, 2a। बाकी 2a अभी भी सेपरेशन बिटवीन द चार्ज है, कोई दिक्कत नहीं। मैं भी जब नेक्स्ट क्लास में आपको डेराइवेशन कराऊंगा बच्चों, 5 डेराइवेशन है डाइपोल की टोटल हमारे सिलेबस में, 5। 3 डेराइवेशन मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, इसी 3 डेराइवेशन इस चैप्टर में है और 2 डेराइवेशन अगले चैप्टर में है, तो डाइपोल के टोटल 5 डेराइवेशन है, ठीक है ना। तो 3 डेराइवेशन तो मैं नेक्स्ट क्लास में खत्म कर दूंगा और बाकी जो 3 होगी वो देखेंगे उसके अंदर, मतलब अगले चैप्टर के अंदर है, तो पहले वो चैप्टर पढ़ेंगे फिर देखेंगे, ठीक है बच्चों। अच्छा एक बात छोटा सा, ये डाइपोल को अलग से पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी। जब हम हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था, अभी आप क्वेश्चन भी कर रहे थे, ट्रायंगल के ऊपर चार्ज रख दिया था, रेक्टेंगल के ऊपर रख दिया था, तो फिर ये डाइपोल को अलग से क्यों पढ़ रहे हैं। तो बच्चों देखो इसका कारण है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री में बार बार ऐसे मॉलिक्यूल बनते रहते हैं, जैसे HCl है, तो HCl का बॉन्ड है बच्चों, तो आप लोग बार बार बोलते हैं कि Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इसके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच के रखेगा, तो यहाँ डेल्टा प्लस बनेगा और डेल्टा माइनस बनेगा, सॉरी बच्चों, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच के रखेगा तो डेल्टा माइनस बनेगा, और ये H के ऊपर क्या बन जाएगा, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस बन जाएगा। तो बच्चों ये एक डाइपोल बना या नहीं, डाइपोल बना ना, इसीलिए तो उस चैप्टर में हम लोग पढ़ते भी हैं केमिस्ट्री में 11th में, डाइपोल मोमेंट अमोनिया का, NF3 और NH3 का डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट हमेशा क्या होता है, -2 प्लस होता है, तो इसका डाइपोल मोमेंट कैसे गिना जाएगा, ऐसे, ये इसके डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। तो बच्चों हम डाइपोल अलग से पढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री। तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल है केमिस्ट्री में जो पोलराइज होते हैं, पोलराइज होने के बाद वो डाइपोल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। अभी तो पढ़ा था ना डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लिवो रोटेटरी पढ़ रहे होगे ना उसमें भी, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, तो आगे इसका 3 डेरिवेशन है वो मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, ठीक है ना। आज सर लेट हो गए इसलिए क्लास लेट हो गई, नहीं तो 7 नहीं, उनको आज थोड़ा टाइम टेबल शिफ्टिंग फिर 5 किया था ना उन्हें, 5:30 से 5, ठीक है ना, किया था, 7 सवा 7 देरी लेट हो जा रहा था, तो नेक्स्ट क्लास से प्रॉब्ली चीजें सही होगी, ठीक है ना बच्चों। बाकी आप लोग सुनो, होमवर्क तो दिया ही नहीं, बैठ तो जाओ, अरे बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, 1 मिनट धैर्य धरो बच्चों, बस 1 मिनट होमवर्क देख लो फिर चले जाना। होमवर्क तो कुछ लेके जाना चाहिए ना, मैं ग्रुप में नाम कैसे डालूंगा कि आपने होमवर्क नहीं किया। आज मैं डाल दूंगा नाम, आज मैं नाम डालूंगा, मैंने रसिका से तो पूछा ही नहीं क्वेश्चन, मैंने दीक्षा से भी नहीं पूछा, करणवीर से भी नहीं पूछा, ये लोग तो बच गए। हाँ अब हृदयांश, हृदयांश, तनिष्का, आरुष, नहीं आरुष नहीं, ऋषभ, तुम लोगों ने होमवर्क नहीं करा था आज, बताया नहीं, मैं बाकी बच्चों से पूछ नहीं पाया। नेक्स्ट क्लास में याद रखना, पहले तो जितना पढ़ाया उतना पूछूंगा और ग्रुप में मैसेज डालूंगा मैं। इधर रुक जाओ सब लोग, देख लो एक बार बच्चों, मैं क्वेश्चन देख लेता हूं फटाफट। सबको PDF है सबके पास, हाँ ग्रुप में भेजा हुआ है, ऐसा मत बोलो। देखो रुक जाओ, बैठ जाओ पहले 1 मिनट, अच्छा खड़े रहो, कोई बात नहीं, देख लो खड़े खड़े, अगर तुम लोग इतने उतावले हो गए, लेकिन क्वेश्चन मेरे को पूरा चाहिए। सुनो DPP भेजा है वो भी मेरे को कंप्लीट चाहिए, भेजा हुआ है मैंने ग्रुप में एक, अरे भेजा है ना, देखा है ना ग्रुप में, वो कर लेना, इसके बाद इधर जो बता रहा हूं वो कर लेना। 12th में आके तुम लोग क्या करोगे, जीवन क्या है तुम्हारा, खत्म हो गया तुम लोग का जीवन। 12th में आने के बाद ये सब बचता नहीं यार, ये वाला क्वेश्चन मैं करा चुका हूं,
देखो ये बताया था ना 2020 में क्वेश्चन आया था कि एक देखो ये लैम्डा लेके करना है, इसको ट्राई करना, मैंने क्यू लेके बताया था, ठीक है ना। तो क्या करोगे, क्यू अगर लैम्डा में कन्वर्ट करना है तो वहां पे बताओ, अगर रिंग वाले केस में लैम्डा क्या होगा, क्यू अपॉन 2 पाई आर। अरे एल लेंथ है तो पेरीमीटर पे था ना चार्ज। हे भगवान, रिंग नहीं, अच्छा एक बात बताओ, रिंग नहीं हो सकता है, तो रिंग होगा तो अगर रिंग पे चार्ज फैला होगा तो पेरीमीटर लोगे ना। तो पिछले वाले फॉर्मूले को अगर लैम्डा के टर्म में आपको चाहिए, पिछला फॉर्मूला क्या था, के क्यू एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। बहुत मारूंगा मैं। अगर क्यू के अगर आपको लैम्डा के टर्म में आंसर चाहिए तो बेटा क्या करोगे, लैम्डा को क्या रख सकते हो, क्यू अपॉन 2 पाई आर। पिछले वाले क्वेश्चन में पिछला जो डेरिवेशन किए हो, ये सीबीएसई ने लैम्डा के टर्म में पूछा है, निकाल के आना, देख लेना, सोच लेना तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, ये लैम्डा के टर्म में निकाल के आना, देख लेना फिर मुझसे। ये 13 भी कर लेना, 13 भी कर लेना। सुनो, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स के पीछे का पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखो तो पढ़ना लिखना शुरू कर दो, ठीक नहीं होगा नहीं तो फिर इस सैटरडे पक्का टेस्ट होगा, जितना पढ़ा है उतना टेस्ट लेके रहूंगा मैं। फिजिक्स का भी टेस्ट होगा बच्चों। 19 तक ध्यान से सुन लो, मैं बता रहा हूं, ये मत कहना कि मुझे होमवर्क नहीं बताया गया था। 19 तक ये, और फिर ग्रुप में जो डीपीपी भेजा है वो। मेरी क्लास परसों होगी, 2 दिन का टाइम है, ठीक है। ओके बच्चों जाओ। गुड इवनिंग सर। हाँ बेटा बोलो बेटा। हाँ हाँ तो अगर इसके बीच में मतलब डिवाइड कर दे, अगर अपने को किसी और चीज को ला के रख दे, बेटा, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप आगे वो सब क्वेश्चन आप बात कर रहे हो, अगर बीच में कुछ और ला दिया तो फिर उसका अलग से निकालेंगे, दोनों को वो अलग तो अलग क्वेश्चन निकलेगा या फिर मतलब अलग अलग निकलेगा बेटा। ये वीडियो, ये पीडीएफ, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा पीडीएफ चाहिए ना बेटा, अब मैं भेज दूंगा, ठीक है ना। रुको रुको।